क्या हुआ वकील साहब? बड़े निराश हो। क्या हुआ? जी, सबसे पहले तुम्हें पूरी खबर सुना दूं। आपको फैसला मालूम हो गया? आती है। मैं तो पहले से आपसे कह रहा था वकील साहब, आप तो बेकार में दीवार पर सर पटक रहे हैं। नहीं बंदी, बात दूसरी है। दरअसल तुम्हारी औरत को पता नहीं। क्या हुआ उसे? बताइए ना क्या हुआ उसे? बताइए ना। बंदी, वो तुम्हारे बच्चे को लेकर कोर्ट की ओर आ रही थी। रास्ते में तांगे के नीचे आ गई। भैया उसके पैरों के ऊपर से निकल गया। वो मेरा मेरा पुत्तू। बंदी, तू बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। मेरी घरवाली की हालत कैसी है? देखो बंदी, वैसे घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आज वो सुनो बिल्कुल ठीक हो गए। तभी मैं सोचूं वकील साहब कि आज वो कोर्ट में क्यों नहीं है। मैं तब से उसके बारे में गलत सलत सोचने का पाप कर रहा हूँ। आपने बताया ना वो कोर्ट की ओर ही आ रही, जरूर मेरे बारे में ही सोच रही हो, इसलिए बेचारी तांगे के नीचे आ गई। संसार में कोई तो है जो मुझसे कम से कम प्रेम करता है, मुझे अपनी बेगुनाह समझता है, वो इसलिए नहीं है। तांगे के नीचे आ गई बेचारी। बंदी, मुझे तुम्हारी बात खास समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? फिर वो सब छोड़ो और आज तुम्हारे मुकदमे का जो कवाड़ा हुआ कोर्ट में, एक दफा उसकी सोचो। अब उसके बारे में क्या सोचना वकील साहब? सरकारी वकील ने करीब करीब साबित कर दिया कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का खून किया है। मैं जज के मन की बात नहीं जानता, लेकिन मेरे मन के भीतर जो जज बैठा है वो कहता है कि सरकारी वकील को जीत जाना चाहिए। बंदी, आज अपनी हर बात उल्टी पड़ रही है। और आपने जो कल यहाँ पर नाटक किया ना, वो भी बिल्कुल बेकार है। हर गवाह कितना उल्टा बोल रहा था आपको। हाँ, तुम्हें तो अपने दोस्त नुसरत पर बहुत भरोसा था। तुम तो कह रहे थे वो तुम्हारी ओर से बोलेगा, लेकिन वो तो अदालत में बिल्कुल खिलाफ बोल रहा। उसने तो तुम्हें शराबी कहा, तुम्हें स्मगलर कहा, और तो और उसने कोर्ट में यह भी कहा कि तुम अपने बाप से मारपीट करते हो, अपनी औरत पर हाथ उठाते हो। अच्छा, तो आपने भी तो उससे कोई सवाल नहीं की? वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और आप चुपचाप सुने चले जा रहे। बंदी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और वो खान, उसने तो साफ कह दिया उसने मुझे कोई कर्ज नहीं दिया, एक टूटी कोड़ी थी। तो सरकारी वकील ने इस पर सिद्ध भी कर दिया कि तुमने कोई कर्ज नहीं लिया, तुम्हें पैसों की कोई अड़चन नहीं थी, तुम सारा पैसा शराब में उड़ा देते और अपने पिता को भी तुमने सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उसके इलाज पर जो थोड़ा बहुत खर्च होता था उसकी भी तुम शराब पी सको। पर ये कितना झूठ है ना वकील साहब। बंदी, लेकिन जब तुम्हारे खान ने ही कह दिया कि उसने तुम्हें कोई कर्ज नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता था? पर खान ऐसा कैसे बोल गया? खान तो चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं छोड़ता। हम चाहता होगा कि उसकी ब्याज की दर पर कोई सवाल ना उठाया जाए, या हो सकता है पुलिस का दबाव रहा हो। बचाव का एक गवाह खान को उल्टा बोल गया। तुम्हारी औरत एक्सीडेंट के कारण कोर्ट नहीं आ सकी। मैं उसके मुंह से कोर्ट के सामने तुम्हारे मानसिक हालत का नक्शा पेश करता, लेकिन बदकिस्मती की वो आ नहीं सकी। वकील साहब, आज कोर्ट में केवल भोला ने साथ दिया। क्या खाक साथ दिया? भोला ने तुम्हारे मुकदमे का सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है। नहीं वकील साहब, भोला ने एक एक बात ठीक कही थी। भोला ने कोर्ट के सामने छाती ठोक कर कहा कि फंदी भला आदमी। नहीं फंदी, भोला ने ही तुम्हारे मुकदमे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैं उसे इशारे कर रहा था, लेकिन वो है कि जो मन में आया बके जा रहा था। नहीं वकील साहब, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता, बिल्कुल विश्वास नहीं होता। भोला ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। विश्वास नहीं होता? नहीं। ठीक है, तो हो जाओ कटघरे में खड़े। हाँ ठीक है। सरकारी वकील ने भोला से जो सवाल किए थे ना, मैं तुमसे करता हूँ। ठीक, और भोला ने उनके जवाब दिए थे, तुम देते ना। हाँ ठीक है। तब तुम्हें खुद समझ में आएगा कि भोला ने तुम्हारे मुकदमे की क्या दुर्दशा की है। हाँ तो ठीक है ना, पूछिए, मैं तैयार। आइए लीजिए, पूछिए पूछिए। पूछिए। हाईलॉर्ड में बचाव के गवाह भोला बंद काशीनाथ से कुछ प्रश्न करने की इजाजत।
इजाजत है इजाजत है। सीधे खड़े हो। मुझे तो तुम्हारा नाम भोला बंद काशीनाथ है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहले मैं नागपुर में रहता था साहब, अब इधर ही रहता है। तुम फंदी को जानते हो? हाँ साहब, फंदी अपना जिगर जान दोस्त है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, तुम क्या काम करते हो? मैं हमारी करता है। और फंदी पहले क्या काम करता था? पहले ट्रक चलाता, उसके भी पहले टैक्सी, और फिर उसके भी पहले पिकअप चलते। देखो, तुमसे जितना पूछा जाए केवल उतने का जवाब दो। कहने का मतलब सफा सफा होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, हाँ, फंदी किस ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था? नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी। और नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने फंदी को नौकरी से क्यों निकाला? कंपनी वालों ने नहीं निकाला साहब, फंदी ने खुद ही छोड़ दी। लेकिन क्यों? और कंपनी वाले बोले साहब कि आप ले लो, फंदी ने साफ इनकार कर इस दिया। बात का क्या सबूत है कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले अफीम की स्मगलिंग करते हैं? सबूत खोजना सरकार का काम है साहब, हमारा नहीं, सरकार का काम है। अच्छा, सरकार का काम है। हाँ, हाँ, तो भोला जी, फंदी ने इस बात की जानकारी आबकारी वालों को जरूर दी होगी। फंदी को किसी गटर में नहीं सड़। हमारा मतलब क्या है? मतलब ये कि फंदी आबकारी वालों को बताता तो क्या बता, कंपनी वाले उसको ठोर नहीं मारते। अच्छा ये बताओ, फंदी ने नौकरी के लिए और कहाँ कहाँ कोशिश की? रोडवेज में साहब, रोडवेज में उसे नौकरी क्यों नहीं मिली? फंदी हमको बताया था कि रोडवेज वाला साहब 300 रुपया घूस मांगता। फंदी ने इस बात की शिकायत ऊपर क्यों नहीं की? फंदी हमको बताया था कि ऊपर वाले का रेट 500 रुपया, और ऊपर शिकायत क्यों नहीं की? जितना ऊपर जाते जाओगे साहब उतना रेट बढ़ता जाता था। अच्छा, इसके अलावा फंदी ने नौकरी के लिए और कहाँ कहाँ कोशिश की? ये पूछो साहब, कहाँ कहाँ। यार सवाल नहीं, जवाब चाहिए। जवाब तो दे रहा है साहब, जवाब दिया। तो फंदी ने नौकरी के लिए कोशिश की और उसे नौकरी नहीं मिली। जियो साहब। हाँ, तो फिर उसका गुजारा कैसे चला? उसने घर का बर्तन बेच डाला, इसके बाद? और का गहना बेच दिया। इसके बाद? इसके बाद शरीफ आदमी क्या करता साहब, जो फंदी करता। तुम तो फंदी को शरीफ आदमी समझते हो। ये कैसी बातें करता है, कैसी बातें करता है? क्या अम्माली करने वाला, ट्रक चलाने वाला शरीफ मानुस नहीं हो सकता? क्या पेंट टाइप पहनने वाला ही शरीफ मानुस होता है? कैसी बातें करता है साहब? अच्छा ये बताओ, क्या फंदी का बाप बीमार था? हाँ साहब, कौन सी बीमारी थी उसे? कैंसर बोलते साहब। तुम्हें कैसे पता? मेरे को फंदी बताया, अच्छा, फंदी बताया? उसका डॉक्टर। फंदी का डॉक्टर भी बताया? और क्या बताया फंदी का डॉक्टर? डॉक्टर बोला कि फंदी के बाप का हालत बहुत खराब, इसको अस्पताल में भर्ती कराना। फंदी ने अपने बाप को अस्पताल में भर्ती कराया? जियो साहब, कराया। एक बात बताओ, जी ये जो अस्पताल था जी साहब। वो मुफ्त का था या पैसे लगते थे? अस्पताल तो सरकारी था, वहाँ बीमार लोग भी रहता, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नर्स का चाय पानी और औसत भी बाजार से ला के देना पड़ता। अच्छा, जब अस्पताल सरकारी था और अस्पताल मुफ्त का था तो फंदी बाजार से दवाइयाँ लाकर क्यों देता था? बात ऐसी थी साहब कि अस्पताल तो सरकारी था, वहाँ बीमार लोग भी रहता था, लेकिन दवा नहीं लेता था साहब। अच्छा, ये जो सरकारी अस्पताल थी, जी साहब। इसमें फंदी का बाप कितने समय रहा? कोई महीना भर। महीना भर। इसके बाद? इसके बाद वो डॉक्टर बोला कि अब इसका इलाज यहाँ नहीं हो, इसको बम्बई ले जाओ। अच्छा, तो फंदी अपने बाप को बम्बई ले गया। जी और कैसे ले गया? उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो तो बेकार था। उसने कर्जा लिया था ना साहब, उससे कर लिया? 5 से कर्जा, कितना कर्ज लिया? 500। हाँ, और ब्याज की दर? ब्याज का दर साहब 54 रुपया। 54 रुपया? हाँ, ब्याज की दर बहुत बहुत ज्यादा नहीं लगी? ज़्यादा तो थी साहब, हम लोग उधर ही से कर्जा लेते हैं, कान तका भी देता है, कर्जा देता है, तका भी नहीं देता। तो बम्बई के डॉक्टरों ने फंदी के बाप को देखकर क्या कहा? बम्बई के डॉक्टर ने 300 रुपया फीस लेने के बाद कहा कि फंदी के बाप का इलाज अब यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी कैंसर का दवा नहीं बना है, इसको वापस दे। फंदी अपने बाप को वापस ले आया? जियो साहब ले गया है। उसने अपने बाप को और कहीं नहीं दिखाया? फंदी के पास पैसा होता ना साहब तो फंदी अपने बाप को विलायत भी ले जाता, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था।
अच्छा बोला, एक बात बताओ। जी और बम्बई से वापस लौटने के बाद जी साहब। फंदी ने अपने बाप को कहाँ रखा? घर में घर में रखा। सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं रखा? वो अस्पताल वाला डॉक्टर बोला कि फंदी का बाप कोई महीना भर में मर जाए, घर पे चैन से मर लेगा। तो फंदी का बाप घर पर चैन से मर सकता था। शायद शायद क्यों? यकीनन बोलो। अगर पैसा होता तो ना, पैसों का और चैन से मरने का क्या संबंध है? वही जो चैन से जीने मेरी बात का सीधा सीधा जवाब सीधा दो। सीधा तो जवाब दे रहा है साहब, मैं सीधा सीधा जवाब दे रहा है। अगर पैसा होता तो फंदी अपने बाप को दिन में 5 दफा सुई लगवाता। ये जो बेहोशी का इंजेक्शन था, ये लगवाना इतना जरूरी ही क्यों था? क्या बताओ साहब, देखा नहीं जाता था। फंदी का बाप दर्द के मारे तड़पता था, चीखता था, चिल्लाता था, बच्चों के माँ पिता रोता था। हाँ तो देखा नहीं जाता था। हाँ तो फंदी के पास तो बेहोशी का इंजेक्शन लगवाने के लिए कोई पैसे नहीं थे, नहीं थे। लेकिन मौत देने के लिए फंदी के पास हाथ थे, थे। थे। तो फंदी ने अपने हाथों पर क्या किया? अपने बाप को मार डाला। That's over, my lord. That's over. समझ आया सरकारी वकील ने पूछा कि मुझसे क्या निकलवाया? हाँ वकील साहब, उसने बोला कि मुझसे कहलवा दिया कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का खून किया। पर फंदी बोला इस तरह बोल कैसे गया? बोला सीधा सच्चा आदमी है साहब, वो हसरत की तरह चालाक नहीं, दिन भर अम्मानी करता है, रात को लावड़ी गाती है। जो बात सच थी उसके मुंह से निकल गई। फंदी जानते हो, कोर्ट से निकलने के बाद भोला मुझसे क्या कह रहा? मैं क्या जानूँ साहब। भोला रो रहा, कह रहा था आज उसकी बेवकूफ़ी के कारण फंदी को फांसी हो जाएगी। भोला से कुछ मत नहीं है साहब, भोला ने जो कुछ कहा सच कहा। अब आप बताइए, अब मुकदमे में क्या रह गया? जब बचाव के गवाह ने बोल दिया कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बाप का खून किया है, तो फिर अदालत को कैसा कुछ चाहिए? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ है। डॉक्टर ने भी अदालत के सामने कहा कि मृत्यु गला घोटने के कारण ही हुई है। गले पर तुम्हारी उंगलियों के निशान भी है। और तो और डॉक्टर ने यह भी कहा कि अभी तुम्हारा बाप 1 महीने और जी सकता था। हसरत ने भी तो यही कहा। उसने तो कोर्ट के सामने छाती ठोक कर कहा कि फंदी ने अपने बाप का कत्ल किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती वकील साहब, ये साला हसरत किस जन का बदला ले रहा है? मैंने तो कभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। फंदी तुम भूलते हो, हसरत अभी भी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकर है, मालिक की जुबान बोलता है। हाँ तो देखना, अब उसको जरूर इनाम मिलेगा। कंपनी वाले उसको ट्रक ड्राइवर बना देंगे। फंदी बहुत बड़ा स्मगलर बनेगा वकील साहब, देखना बहुत बड़ा स्मगलर बनेगा साहब। यार अब हसरत को दोष देने से क्या फायदा, साला अपनी किस्मत ही खराब। वकील साहब अब मायूस होने से क्या फायदा? अब तो आपकी सारी झंझट ही मिटी, पूरी परेशानी बची। जाने दीजिए। मैं मजाक सुन रहा है और यहाँ मेरा सत्यानाश हो गया। आपका क्या सत्यानाश हो गया वकील साहब? फांसी तो मुझे हो, आपको नहीं। पर आपने तो अपना चेहरा इस प्रकार बना लिया है जैसे आपको 10 दिन पहले फांसी लगी। फंदी मेरा तो करियर ही चौपट हो गया। बहुत दिनों बाद तो एक मुकदमा मिला था तो उसकी भी ये दुर्दशा। मुकदमा हारने में मैंने वैसे ही बहुत नाम कमाया है, तो कहीं ये मुकदमा भी हार गया तो साहब आप अगर हार भी गए तो आपकी फीस तो पक्की है ना? फीस को मारो गोली, तुम्हें तो कोई फिक्र नहीं, हमेशा मरने के लिए तैयार। फंदी मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं अदालत के सामने ये सिद्ध नहीं कर सका कि तुमने अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश की, उसके लिए बहुत तकलीफें सही। पर वकील साहब ये बात सच है कि मैं अपने बाप को लेकर बम्बई गया था, हसरत भी मेरे साथ था। और ये बात तुमने मुझसे कभी नहीं कही। आपने कभी मुझसे पूछी आपने? आपने मुझे यहाँ पर भोला बनाया, हसरत बनाया, खान बनाया, यहाँ तक कि मेरी औरत की गवाही भी कर दी, लेकिन आपने मुझसे सवाल नहीं। आपने मुझे जज भी बनाया लेकिन मुजरिम नहीं बनाया। हाँ फंदी वकील साहब, अभी बंबई का बड़ा डॉक्टर जिंदा है, जिन्होंने मेरे बाप को इंजेक्शन लगाए थे वो भी जिंदा है।
आपने उन्हें कोर्ट पे खड़ा क्यों नहीं किया? हाँ फंदी, इन्हें कोर्ट पे खड़ा किया जा सकता था। हाँ, उसी प्रकार ये जो सरकारी वकील है गवाहों की खान ही दे रहे और आप चुपचाप सुने चले जा रहे। वकील साहब, अगर आपने बीच में टोका होता ना तो भोला के मुंह से वो बात नहीं निकलती। आप कहते हैं मुकदमे का सत्यानाश, पर मैंने तो नहीं की। आप बताइए, आपने सवाल जवाब क्यों नहीं किए वहां? फंदी, मुझे अदालत में कुछ समझ में नहीं आया। जाने क्यों जब भी मैं कोर्ट के सामने खड़ा होता हूँ मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, पैर कांपने लगते हैं। बंदी, इसीलिए मैंने तुम्हारे मुकदमे की इतनी तैयारी की और तो और उसकी रिहर्सल भी कर डाली। और ये घबराहट कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और फंदी, लोग समझते हैं मैं बेवकूफ हूँ, मुझे वकीली छोड़कर चना बेचना चाहिए। जाने कितने ही अपमान। लोगों को मारिए गोली, मारिए गोली। अरे लोग तो मुझे भी खूनी समझते, लेकिन कभी मैंने उनकी परवाह की नहीं ना। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा मुझे खूनी ना समझे। मैंने जिसका गला दबाया वो मुझे खूनी ना समझे। वकील साहब, आपको भी सिर्फ इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आपका मुवक्किल आपको बेईमान ना समझे। तो मुझे बेईमान नहीं समझे। क्या बात करते हैं वकील साहब, आपको बेईमान समझकर मुझे नर्क में नहीं जाना है। आदमी की अच्छाई बुराई की जांच उसके इरादे से की जानी चाहिए। क्या कहा तुमने? आदमी की अच्छाई बुराई की जांच उसके इरादे से की जानी चाहिए। इरादे से? इरादा? हाँ, इरादा। फंदी, इरादा? हाँ, यही सवाल तो मुझे कोर्ट में उठाना था, इरादे का सवाल। तुमने अपने पिता को मारा जरूर, लेकिन तुम्हारा इरादा अपने बाप की हत्या में। हत्या में सबसे बड़ा सवाल इरादे का होता है, कत्ल की तैयारी का होता है। फंदी, मुझे कोर्ट के सामने यही सवाल उठाना था। यही सवाल तुम्हारे मुकदमे के है। अचरज है वकील साहब, आपको यहाँ हर बात याद रहती है, लेकिन अदालत में। फंदी, तुम शायद नहीं जानते, यहाँ सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अदालत में सत्य को सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ हम कटघरे में खड़े होते हैं और सत्य हमसे सवाल करता है, और अदालत में सत्य कटघरे में खड़ा होता है और हम उससे सवाल करते हैं। वाह वाह वकील साहब, वाह, क्या बात कही है आप। और कोई आपको विद्वान माने चाहे ना माने, पर मैं जरूर मानता हूं। तो वकील साहब, कल आप कोर्ट में इरादे का सवाल उठाई है ना? अब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। तो यहाँ तैयारी कर लीजिए। आइए बताइए मुझे क्या बनना है। नहीं फंदी, तैयारी से कुछ नहीं होता। मैं हर बार तैयारी करता हूँ, पर हर बार वही होता है, वही नर्वसनेस, वही पसीना, वही घबराहट। नहीं, अब मैं तुम्हारे जीवन के साथ थोड़ा दिन नहीं खेल सकता। तो फिर क्या करेंगे? फंदी, कल मैं तुम्हारी ओर से कोर्ट में बैरिस्टर गंगानाथ को खड़ा करूंगा। बैरिस्टर गंगानाथ इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं। बैरिस्टर गंगानाथ? वकील साहब, इनकी फीस तो बहुत है। 500 रुपये रोज। 500 रुपया रोज? अरे वकील साहब, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने बाप को मारता क्यों? मुझे पूरा विश्वास है कि बैरिस्टर गंगानाथ इस मुकदमे की कोई फीस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, उनके मरीजों को अपनी ज़िंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए। तुम्हारा मुकदमा उन्हें अपनी बात कहने का मौका देगा। पर मान लीजिए वे नहीं माने तो? नहीं बनती, मेरा मन कहता है वे ज़रूर मान जाएंगे। अगर हो सका ना तो मैं कल सवेरे बैरिस्टर साहब को यहाँ लेकर आऊँगा। कल आप यहाँ पे भी ड्रामा करवाई नहीं बनती, है ना? बैरिस्टर गंगानाथ मेरी तरह घुराने वाला वकील नहीं जो ये सब ड्रामा करे। आपको लगता है मैं बच जाऊँ? हाँ, मेरा मन कहता है तुम जरूर बच जाओगे। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, बहुत अच्छी खबर है वकील साहब।
क्या बात है मोहर साहब? अभी नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक पकड़ा गया। तेरे साहब की कंपनी में बात हो रही थी। अच्छा, ट्रक में क्या पकड़ा गया? अरे 10 बोरे गांजा पकड़ा है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है मोहर साहब। हाँ वकील ये साहब। हमारी बहुत कम आएगी। बंदी बैरिस्टर गंगानाथ इस खबर का पूरा फायदा उठाएंगे। अच्छा, अब हाँ, अब मुझे चलना चाहिए। कल सवेरे बैरिस्टर साहब को यहाँ लेकर जो आना है। ठीक है बंदी, तो अब मैं निकलता हूँ। ठीक है, कल सवेरे बैरिस्टर साहब को यहाँ लेकर आना। और हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं, तुम बच जाओ। बड़ा था बीड़ी पिला। हाँ। बीड़ी। ये कहानी ऊपर से देखने में ठीक लगती है, और वास्तविकता में ये कहानी बाद में जुड़ी है। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण, जिन्होंने मरहूम भगत राम का पोस्टमार्टम किया है, उनसे कुछ सवाल करने की इजाजत चाहता हूँ। न्यायाधीश महोदय, अब उनसे प्रश्न करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। हाँ, तो इस मुकदमे का अंतिम प्रश्न कि फंदी किस तरह का आदमी है। क्या फंदी अपने पिता को मारना चाहता था? क्या ऐसा करने से फंदी को कोई लाभ था? तो क्या फंदी ने अपने पिता को मारने की कोई योजना बनाई? महोदय, सरकारी गवाह हसरत करीमुल्लाह से पूछे जाने पर कि क्या वो एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम बता सकता है जिससे फंदी ने झगड़ा किया हो या मारपीट की हो, तो फंदी का दोस्त होने का दावा करने वाला हसरत एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता। इस तरह ये बात स्पष्ट है कि फंदी झगड़ालू नहीं, अपितु अमन चैन चाहने वाला इंसान है। उस मुस्लिम को अपराध समझने के कारण ही फंदी ने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी की नौकरी छोड़ी। इससे यह भी स्पष्ट है कि फंदी कानून से डरने वाला इंसान भी है। अब जहाँ तक प्रश्न है शराबी होने का, तो शराबी होना कोई अपराध नहीं। क्या दूसरे ट्रक ड्राइवर या सभ्य कहलाने वाले कुछ लोग शराब नहीं पीते? पर वे सभी हत्या तो करते नहीं। शराबी होने का अर्थ हत्यारा होना बिल्कुल नहीं। इस तरह सरकारी पक्ष एक भी ऐसा प्रभाव प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि फंदी एक खराब इंसान है या स्वभाव से हत्यारा है। महोदय, मैंने सरकारी गवाह करीमुल्लाह उससे पूछा और उसने ये बताया कि फंदी और उसके पिता के संबंध बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। अतः विद्वेष या कटुता के कारण फंदी को अपने पिता की हत्या करने पर प्रेरित हुआ कहना गलत होगा। अतः यह कहना भी गलत होगा कि फंदी के मन में अपने पिता की हत्या करने का कोई विचार नहीं। लेकिन ये हत्या तो हुई है। यदि कोई पूरे होशोआवाज में कानूनी परिणामों को जानते हुए यदि अपने बाप का गला घोटे तो उसे हत्या के अलावा क्या कहा जा सकता है? महोदय, मैं अंत में इसी महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूँ। सरकारी गवाह हसरत बंद करीमुल्लाह ने बताया कि उसने फंदी को खाट पर लेटे अपने पिता का गला घोटते हुए देखा। लेकिन उसने ये भी बताया कि जब फंदी अपने पिता का गला घोट रहा था तब फंदी का बाप अपनी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर नहीं हिला रहा। क्या इस तरह की मृत्यु को हत्या कहा जाएगा? हत्या तो तब होती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मार देते हैं जिसमें जीने की इच्छा हो, उमंग। और यहाँ तो मरहूम भगत राम में जीने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं। इसके विपरीत वो तो मौत के लिए तरफ रहा। वो अपनी औरत से मौत, वो अपने बेटे से मौत मांगता था, अपनी बहू से मौत मांगता था, और तो डॉक्टर ब्रह्मदेव से भी जहर देने की बात करता था। उसकी असहाय वेदना से हर कोई परिचित था। तो न्यायाधीश महोदय, ये वेदना, ये यातना केवल इसलिए है क्योंकि इससे छुटकारा पाने की कोशिश करना या कराना दोनों ही कानूनी परिणामों के विरुद्ध है। इसलिए फंदी के पूरे मुकदमे में मेरी दृष्टि में इन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना उचित होगा। मैं अदालत का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि बचाव के विद्वान वकील साहब ने सवाल उठाया कि फंदी का बाप बनना चाहता था। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत मांगता था। जब फंदी उसकी हत्या कर रहा था तो उसने अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन ये रोना, ये कोई नई बात नहीं है। संसार में दुखी होकर लोग मौत मांगते हैं। जब किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है तब वो औरत भी अपने लिए छाती पीट पीट कर मौत मांगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसे मौत देते। यदि कुछ लोग उसे उस समय मौत भी दे देते हैं
तो शायद वो विरोध भी ना करें। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि समय सभी प्रकार के दर्दों का सबसे बड़ा इलाज है। दर्द के नजारों से अगर इसी तरह लोग घबराने लगे तो हजारों आत्महत्याएं और कत्ल रोज होने लगे। इसलिए यूरोलर मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि भावना का सवाल जुड़ा होने के बाद यह सवाल पहले कानून और व्यवस्था का, इसलिए इस मुकदमे को इसी नजरिए से देखना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना। न्यायाधीश महोदय, मैं अदालत से एक प्रश्न करना चाहूंगा। क्या कानून का संबंध मनुष्य की बाहरी व्यवस्था से है? क्या कानून का मनुष्य की भीतरी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं? कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए? महोदय, कानून का जन्म मनुष्य को अत्याचार, पीड़ा, तकलीफ और दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए हुआ। इसलिए कानून हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करता आया। यदि कानून पत्थर की तरह जड़ हो जाएगा तो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में वो न्याय नहीं कर सकेगा। इन्हीं अदालतों में पुरानी कानूनों की नई व्याख्याओं को हमेशा जन्म मिलता रहा। संधि का मुकदमा भी इसी तरह की एक चुनौती है जो नई व्याख्या की मांग करती है। न्यायाधीश महोदय, आज प्रातः शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने कुत्ते को गोली मारकर उसे मार डाला। वे अपने कुत्ते को तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। शायद इस व्यथा का दृश्य ना देख सकने के साहस का अभाव ही इसका एकमात्र कारण रहा। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो दर्द का दृश्य नहीं देख सकते। यदि उस व्यक्ति को इस बात का थोड़ा भी विश्वास होता कि उनका कुत्ता ठीक हो जाएगा तो वे शायद गोली ना मारते। महोदय, ये उदाहरण देने का ये नहीं कि मैं किसी इंसान की जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी की बराबरी पर रख रहा हूँ। कुत्ता बोल नहीं सकता, उस समय उसकी भाषा, उसका तड़पना और उसकी पीड़ा ही थी। लेकिन यहाँ तो फंदी का बाप भगत राम रो रो कर, चीख चीख कर मौत मांग रहा है। मेरा मानना है कि यदि एक पशु मनुष्य की करुणा का अधिकारी हो सकता है तो मनुष्य भी हो सकता है। महोदय, फंदी के पूरे मुकदमे में ये जो नई चुनौतियां आई हैं, ये जो नए प्रश्न आए हैं और मनुष्यता का जो संदर्भ आया है, इन्हें ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना उचित होगा। मुझे बस इतना ही कहना है। बॉर्डर साहब, आज इस तरह बैरिस्टर साहब ने पूरे कोर्ट में समा मान लिया। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे मुकदमे को लेकर इतना बड़ा कानूनी सवाल उठाया जाए। क्यों वकील साहब? हाँ फंदी, मुझे भी इस बात से बहुत खुशी है कि वकीलों की तरफ से मुझे जो न्याय मिलना चाहिए था वो बैरिस्टर बंदरनाथ ने पूरी तरह से। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, जज साहब कोर्ट की कार्रवाई समय से पहले क्यों करते? वे उठकर क्यों चले? साहब कुछ परेशान से लगे। हाँ, और वकील साहब एक बात हो, वो जो बैरिस्टर साहब ने प्रतिष्ठित व्यक्ति की बात कही थी, वो कुत्ते को मारने वाली बात, वो कौन था? बंदी वो कोई नहीं, सरकारी वकील ही था। सरकारी वकील? अरे फिर तो मेरा मुकदमा हो गया वार्डर साहब, समझो अब मैं बच जाऊंगा। क्या कहते हैं वकील साहब, बच जाऊंगा ना? यदि कानून की आत्मा में मनुष्य हुआ तो तुम जरूर बच जाओगे, और यदि कानून की आत्मा में पत्थर हुआ तो क्या होगा वकील साहब? तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तब तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वकील साहब, लेकिन मैं कह सकता हूँ फंदी को बच जाना चाहिए। आप सभी का क्या ख्याल है? आप सभी सोचिएगा जरूर।
बड़ा साहब टाइम क्या हुआ? अभी 7 बजे। 7 बज गया। मुझे यहाँ बिठाकर पता नहीं है जेलर से क्या खुसर खुसर कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारा वकील है, तुम जानो। वैसे बंदी आज कोर्ट में कैसा रहा? अरे फर्स्ट क्लास, एक नंबर रहा। क्या मतलब? मतलब आज कोर्ट में मैं बेगुनाह साबित हो गया डॉक्टर साहब। अरे ये जादू कैसे हो गया? कल तक तो तुम कह रहे थे और फांसी हो जाएगी। हाँ, फांसी तो होगी। बेगुनाह साबित होने के बाद ही फांसी? हाँ, अरे भाई जेल में ये कहाँ से मिल गई? मजाक नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूरे होश में हूँ और होश में ही कह रहा हूँ कि मुझे फांसी होगी। ये पहले क्यों? क्योंकि मुझ जैसे बेगुनाह लोगों को छोड़ने का अभी तक आपका कानून नहीं है। मतलब आज मामला फिर बिगड़ गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब। आज तो मेरा मुकदमा देखने लायक था, जज भी परेशान था। जज क्यों परेशान होने लगा? पता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन जज के चेहरे पर परेशानी लगी रहती है। बंदी तुम्हें लगता है तुम बच जाओ? ये मैं कैसे कहता हूँ? आप ही कहते हैं ना, आपका कानून अपनी जगह से टच से बच नहीं हो सकता। हाँ बंदी, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है, पूछो। आपने फांसी देखी है? हाँ देखिए। सच में? हाँ कैसे देते हैं? देखो, बंदी को बताना जरूरी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है, बताइए कैसे देते हैं? बंदी मुझे देखना है। बंदी अरे बताइए ना, मुझे फांसी होगी तो पता लगेगा। नहीं। वकील साहब, वकील साहब, ऐसा आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? ये तब से मेरी जान खा रहा है, पूछ रहा है फांसी कैसे होती है, फांसी कैसे होती है। डॉक्टर साहब अब इस जानकारी की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, वो आपको जेलर याद कर रहा है। जी वकील साहब। देखता हूँ आप अस्पताल गए? हाँ, मेरे जवानी की हालत कैसी है? बंदी प्लास्टर चढ़ा दिया है, 8-10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्यों हुआ है। और हाँ, तो थोड़ा समझदार आता है। तो वकील साहब, आज बैरिस्टर साहब ने कितनी फीस ली? एक ढीला भी नहीं। एक ढीला भी नहीं। अरे वकील और डॉक्टर तो अपनी फीस कभी नहीं छोड़ते, लेकिन बैरिस्टर साहब ने कैसे छोड़ दी? बंदी, तुम शायद नहीं जानते, बैरिस्टर गंगानाथ के पिताजी को भी कैंसर था। उन्होंने अपने पिताजी को दर्द से तड़पते हुए देखा है, व्याकुल होकर मौत मांगते हुए देखा है। लेकिन उनके पास तो ढेर सारा पैसा होगा ना इंजेक्शन लगवाने के लिए। बंदी, एक समय ऐसा आ जाता है जब मॉर्फिन में इंजेक्शन भी अपना काम नहीं करता। और फिर तकलीफ सहने की भी हर एक की अपनी अपनी हद होती है। आप ठीक कहते हैं वकील साहब। पता है, मैं जब राय बहादुर हरबंस लाल के यहाँ काम करता था, तब भी मैंने यही बात देखी। हरबंस लाल, वही हरबंस लाल था जिनकी 6 महीने? हाँ भाई, पता है उनके यहाँ भाई साहब को छींक भी आ जाती थी, तो डॉक्टर नहीं, सीधे सिविल सर्जन को बुलाया जाता था। तो किसी से समझ लो, जब बैरिस्टर गंगानाथ के पिताजी जब से तड़पते होंगे और व्याकुल होकर मौत मांगते होंगे, तो बैरिस्टर साहब के मन की हालत क्या होती है? ठीक कहते हैं वकील साहब। पता है, जिनके पास खाना खाने के लिए नहीं होता है, वजीर भी होता है। बंदी, जब मैंने बैरिस्टर गंगानाथ को तुम्हारा पूरा मुकदमा सुनाया तो वो एकदम तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ये मुकदमा जरूर लड़ूंगा। और वकील साहब, बैरिस्टर साहब ने पूरे कोर्ट को थर्रा दिया। अदालत में कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं बच जाऊंगा। बंदी, लगता तो मुझे भी है। वकील साहब, मैं बचूं चाहे ना बचूं, और आज मैं खुश बहुत हूं। पता है क्यों? कैंसर के हजारों मरीज मेरे बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगी, लेकिन लोग चाहकर भी उन्हें मौत नहीं दे सके। कैंसर का मरीज दर्द से तड़पेगा, उसे देखकर उसके रिश्तेदार तड़पेंगे। यहाँ तक कि जन्म जन्म का साथ चाहने वाली औरत भी अपने कैंसर से बीमार पति के छुटकारे की प्रार्थना करती। और बंदी, कहीं कैंसर का इलाज निकल आया तो उससे भी कोई भयंकर बीमारी खड़ी हो जाएगी। पहले टीबी थी, उसका इलाज निकला, तो अब कैंसर। कल को कैंसर का इलाज निकलेगा तो उससे भी कोई भयंकर बीमारी ताल ठोक कर खड़ी हो जाएगी। वकील साहब, आदमी जितना लड़ेगा ना, चुनौतियाँ उतनी ही बढ़ती जाएंगी। हाँ बंदी, तुम ठीक कहते हो। जब तक इस धरती पर आदमी है ना, तब तक ये पीड़ा तड़पन ये सब चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। रूप बदल बदल कर आएंगी तो आदमी हथियार बदल बदल कर उससे लड़ेगा।
वकील साहब, आज कोर्ट की एक एक बात मेरी आंखों के सामने घूम रही भी मेरी आंखों के सामने भी हाँ। ठीक ठीक 11 बजे जज साहब आ गए थे। हाँ वकील साहब, लो जज साहब आ गए। जज साहब, हाँ जज साहब, एक मिनट। साहब, बड़ा साहब, आपको जानना था कि आज मेरे मुकदमे में क्या हुआ? हाँ, वकील साहब, मैं ये दे रहा था, क्यों ना बॉर्डर साहब को भी अपने नाटक का हिस्सा बनाना। क्या है, इनको जानने की इच्छा है कि आज कोर्ट में क्या हुआ। उसको जज बना देंगे तो सारा मुकदमा सामने आ जाए। क्या कहते हैं? ठीक है, लेकिन जेलर बड़ा साहब, आपके पास समय है? हाँ, जेलर कहाँ गए? वो मीटिंग में है। देर से आएंगे। हाँ, तो अब आप एक काम करिए, जज बन जाइए। आप जान लीजिए कि मुकदमे में क्या हुआ। है ना वकील साहब? हाँ बड़ा साहब, अच्छा हाँ हाँ, समय है, थोड़ी देर की बात है, आ ही जाएंगे। देखिए आइए, बैठिए। ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा था ठीक 11 बजे जज साहब आ गए थे अदालत में। बहुत सन्नाटा था। हाँ। सरकारी वकील का चेहरा चमक रहा था। आज उसकी विजय का दिन था। सरकारी वकील ने जज साहब की ओर देखा, जज साहब ने सरकारी वकील की ओर देखा, और सरकारी वकील पूरे आत्मविश्वास के साथ उठा, जज साहब को झुककर अभिवादन करा। और उसने मेरी ओर झुककर देखा और वकील साहब आपकी ओर देखकर कितने बेहुदा ढंग से मुस्कुराए। हाँ, और इस पर जज साहब बोले, आप जिरह कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो। जज साहब बोले, आप बोलिए। बोलो, आप जितना कर सकते हैं। हाँ, और सरकारी वकील ने बोलना शुरू कर दिया। जरूर बचाव और सरकारी गवाह को अदालत सुन चुकी है। हजरत बंद करीम खान मुजरिम का दोस्त है और कत्ल का जसवदीद गवाह। हजरत ने साफ बताया कि फंदी ने ही अपने बाप की गला घोटकर हत्या की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बात कहती है। भोला बंद काशीनाथ, जो कि बचाव के गवाह है, उसने भी बताया कि फंदी ने ही अपने बाप की हत्या की। इसलिए जरूर इस बात में कोई संदेह नहीं है कि फंदी हत्यारा है। इस पर गंगानाथ गरज उठे। न्यायाधीश महोदय, इस मुकदमे में सबसे बड़ा प्रश्न हत्या के इरादे का है। हत्या के यस जरूर, जहां तक इरादे का सवाल, मैं ये कह सकता हूं कि फंदी का इरादा भी अपने बाप की हत्या करने का ही। महोदय, सरकारी वकील साहब ने इस मुकदमे के जो भी तथ्य इस अदालत के समक्ष रखे हैं, उनसे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि फंदी का इरादा अपने पिता की हत्या का ही था। लेकिन ये रोहन, हजरत के बयान से साफ पता चलता है कि उसकी अपने कंपनी वालों से कभी नहीं पटती। वो अपने कंपनी वालों से लड़ता झगड़ता रहता, इसलिए वो कभी भी एक नौकरी पर नहीं गिर सकता। महोदय, इससे ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि फंदी स्वभाव से हत्यारा था। अपने मालिकों से कौन नहीं लड़ता, हर 6 महीने में नौकरियां बदलते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि वे सभी स्वभाव से हत्यारे होते हैं। लेकिन ये रोहन, हजरत के बयान से साफ पता चलता है कि फंदी झगड़ालू और शराबी किस्म का इंसान। उसने शराब के लिए ही औरत के गहने बेचे, शराब के लिए ही घर के बर्तन बेचे। महोदय, मैं माननीय सरकारी वकील साहब से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि फंदी की शराब पीने की आदत कितनी पुरानी है। संभवतः ये जानकारी अभी तक किसी ने अदालत को नहीं दी होगी, क्योंकि उनसे ये प्रश्न पूछा ही नहीं गया। महोदय, फंदी पिछले 15 सालों से शराब पी रहा है, लेकिन उस समय तो औरत के गहने बिके नहीं, उस समय तो घर के बर्तन बिके नहीं। इसलिए इस मुकदमे में मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस मुकदमे में फिर से विचार किया जाए। इससे पहले कि मैं जिरह करूँ, मैं इस अदालत में फिर से कुछ गवाहों को बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन ये ना गवाहियाँ हो चुकी है और फिर से गवाहों को बुलाना अदालत का कीमती समय खराब करना है। न्यायाधीश महोदय, मैं अदालत का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहूँगा कि ये मुकदमा दूसरे मुकदमों से बिल्कुल अलग है। इस मुकदमे में कानून की दृष्टि से ऐसे बहुत सारे प्रश्न छिपे हैं जिनकी ओर अभी तक कानून की निगाह नहीं गई, और यदि गई भी है तो कानून केवल एक असहाय दर्शक होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। सरकार की ओर से जो कुछ भी कहा गया है उसे चुनौती देने के लिए मेरे पास ऐसे प्रमाण है जो इस मुकदमे पर फिर से विचार करने के लिए बल देंगे। आपके पास कौन से प्रमाण है बैरिस्टर साहब? महोदय, ये रही 300 रुपये की रसीद जो बंबई के विख्यात डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने फंदी के बाप को देखने की फीस के रूप में उन्हें दी थी।
और उसी में आगे है उनकी रिपोर्ट। आप गवाहों को बुला लेकिन इन्होंने धन्यवाद महोदय। मैं सबसे पहले सरकारी गवाह हजरत करीमुल्लाह से कुछ प्रश्न करने की इजाजत चाहूँगा। इजाजत। धन्यवाद। आपका नाम हजरत करीमुल्लाह है? हाँ हुजूर। एक बात बताओ, हाँ, आप फंदी को जानते हो? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फंदी अपने बचपन का रोज दोस्त किया। क्या फंदी अब भी तुम्हारा दोस्त है? अरे खुदा का नाम लीजिए हुजूर, वो जैसे कातिल से कौन दोस्ती रखेगा? क्यों? जब देखो मारपीट कर लिया, झगड़ा कर लिया। अच्छा, तुमसे कभी मारपीट की? नहीं। तो किससे की? अपने बाप से। तुमने देखा? नहीं। सुना? किससे सुना? बहुतों से, 2500 से। अच्छा, बहुतों से 2500 से। हाँ दो चार के नाम अदालत को बताओ। हाँ, बता लिया हूँ, अभी हाल बता लिया हूँ, जरा सब्र कीजिए। एक तो एक अभी याद नहीं, पर महोदय, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हसरत को एक भी ऐसा नाम याद नहीं आया। अच्छा हसरत मियां, हाँ, एक बात बताओ, तुम नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर थे? हाँ वो फंदी वहाँ ड्राइवर था। ड्राइवर कितने सालों तक? 3 साल। इन 3 सालों में फंदी का कभी अपने मालिकों से झगड़ा हुआ? याद नहीं करता हूँ। तब फंदी को नौकरी से क्यों निकाला गया? अरे उसने मालिक का कहना नहीं माना। कौन सा कहना नहीं माना? अरे ट्रक ले जाने से मना कर दिया। कहाँ? बम्बई हुजूर। भाई। हाँ, अच्छा, उस ट्रक में क्या लगा हुआ? गुड़ लगा हुआ। गुड़ लगा था। हाँ गुड़। फंदी इससे पहले कभी गुड़ से लगे हुए ट्रक को बम्बई ले गया? हाँ ले गया, कितनी बार? 2500 बाल ले गया। पर उस दिन क्यों नहीं ले गया? मेरे को नहीं मालूम। क्या उस ट्रक में गुड़ के साथ गांजा भी लगा था? नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम मुझे। क्या बात? हसरत मियां, एक बात बताओ, हाँ, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों का ट्रक अभी गांजे की स्मगलिंग में पकड़ा गया? बताओ। हाँ मतलब पिछले साल पिछले साल पकड़ा गया। पकड़ा। क्या कल भी इसी प्रकार की कोई घटना हुई, कोई ट्रक पकड़ा गया? हाँ सुना है ऐसा, मतलब हाँ मतलब सुना। पकड़ा ही गया, ये मान लो। नहीं सुना है। ठीक, तुमने सुना है? हाँ मैंने सुना। महोदय, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले गांजे की स्मगलिंग करते हैं। और बचाव के गवाह गुलाब काशीनाथ का वो वाक्य जिसमें उसने बताया कि फंदी को स्मगलिंग पर राजी ना होने के कारण ही नौकरी से निकाला गया। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, फंदी तुम्हारा दोस्त शराब पीता है? हाँ शराब पीने के लिए तो उसका गजब का हाज कर दिया। फंदी का बाप भगतराम वो भी का शराब पीता था? हाँ पीता था। तुमने कभी दोनों को साथ बैठकर शराब पीते देखा? हाँ देखा 2500 बार। साथ बैठकर शराब पीने वाले क्या दुश्मन होते? नहीं, तो क्या होते हैं? दोस्त होते। दोस्त होते हैं। दोस्त होते। अच्छा, अच्छे दोस्त होते हैं। अच्छे दोस्त होते। महोदय, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी और उसके पिता के संबंध बिल्कुल दोस्तों जैसे थे, इतने अच्छे कि दोनों साथ बैठकर शराब पीते थे। अच्छा हसरत मियां, हाँ तुम हाँ वो सलामतुल्लाह खान को जानते हो? हाँ जानते। कैसे? वैसे वैसे ही जानते, जैसे आप हमें जानते वैसे, मतलब वैसे ही जानते। वैसे ही। हाँ वैसे ही। अच्छा ये बताओ, हाँ तुमने करामतुल्लाह खान से कोई कर्ज लिया था? हाँ लिया था। किस लिए लिया था? लिया था। किस लिए लिया था? लिया था अपनी मतलब माँ के इलाज कराने वास्ते लिया। अच्छा, हाँ, जब तुम नौकरी में थे तब तुम्हें कर्ज लेने की क्या जरूरत अब पड़ी? पैसा पुरता थोड़ी ना है हुजूर, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता। फंदी बेकार था ना? अब बेकार, क्या उसका बाप बीमार था? अब बीमार, कौन सी बीमारी थी उसे? कैंसर। कैंसर। कैंसर था। अच्छा, हाँ फंदी कभी तुमसे अपने पिता के इलाज के बारे में कोई चर्चा करता था? याद नहीं पड़ता हूँ। याद नहीं पड़ता। नहीं। एक बात बताओ, हाँ क्या तुम फंदी के साथ मुंबई गए थे? बताओ, बोलो, क्या तुम फंदी के साथ मुंबई गए थे? हाँ गया। किस लिए गए थे? यूं ही गया। यूं ही गए थे। हाँ यूं ही।
तुमने नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी में छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी। हाँ जी। उसमें कारण क्या लिखा? बताओ बताओ, क्या कारण लिखा था? लिखा था हुजूर की फंदी के बाप के इलाज कराने वास्ते जा रहा। छुट्टी मंजूर हुई थी? नहीं। इसके बाद भी तुम गए थे, क्यों? फंदी मेरे बचपन का दोस्त लिया। फंदी अपने पिता के इलाज के बारे में तुमसे हमेशा चर्चा करता था। हाँ, करता। तो फिर बम्बई में फंदी ने अपने बाप का डॉक्टर से इलाज कराया। कराया। फीस में कितने रुपए लगे? 300। 300। हाँ। जब फंदी बेकार था तब उसके पास वो 300 रुपए कहाँ से आए? मेरे को नहीं मालूम। क्या उसने चोरी की? नहीं। उसने डाका डाला? नहीं। तब वो आमतौर पर 300 रुपए कहाँ से आए? मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम मेरे। करामतुल्लाह खान से तुम्हारा परिचय किसने कराया? फंदी ने। इसके कहने पर करामतुल्लाह खान ने तुम्हें कर्ज दिया। फंदी के कहने तो फंदी चाहता तो स्वयं भी करामतुल्लाह खान से कर्ज ले। ले सकता था, अपने को नहीं मालूम क्यों नहीं लिया। लिया भी हो क्या पता। करामतुल्लाह खान ने ब्याज की दर क्या रखी थी? 54 रुपया। 54 रुपया। अच्छा हजरत मियाँ, उस दिन शाम को तो फंदी के यहाँ क्यों गए थे? वो जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसको काम मिल सकता है, यही बताने के लिए गए थे। अच्छा, और जब तुम वहां पहुंचे हाँ? तो तुमने वहां क्या देखा? बड़ा खौफनाक सीन था हुजूर, बड़ा खौफनाक सीन था। अगर आप होते ना तो आप भी डर जाते, आंखें फटी की फटी रह जाती। ये फंदी खटिया पे चढ़ के अपने बाप का गला दबा लिया है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि फंदी खटिया पर चढ़कर अपने बाप का गला दबा लिया? दबा लिया है। एक बात बताओ, हाँ। फंदी जब अपने पिता का गला दबा रहा हाँ। तब उसके पिताजी हाँ। अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर हिला रहे थे या नहीं? अपने आप को बचाने की कोई कोशिश, कोई प्रयास, कोई प्रयत्न कर रहे थे या नहीं? नहीं, वो तो चुपचाप पड़ा था। चुपचाप पड़े थे। चुपचाप। हजरत मान लो तुम मरना चाहो। नहीं, तुम मान लो। कैसे मान लो? मान लो तुम मरना चाहो और तुम चाहो कि कोई तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें जान से मार डाले, तब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम क्या करोगे? मैं जी जान लड़ा दूंगा पहले अपने जान बचाने के लिए। वैसे किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो हमारा गला दबा सकता। तो क्या फंदी का बाप भी अपनी जान बचाने के लिए जी जान लड़ा रहा था? नहीं, वो तो चुपचाप पड़ा। चुपचाप पड़ा था। चुपचाप। तुमने अभी अभी बताया कि फंदी का बाप चुपचाप पड़ा। चुपचाप पड़ा। एक बात और बताओ। हाँ, पूछो। मान लो तुम मरना चाहो, ठीक है? फिर मरना चाहो। मान लो हाँ। और ये चाहो कि ये जो सरकारी वकील साहब थे, हाँ। ये आपका गला घोट कर आपको जान से मार डाले, तब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप क्या करोगे? मैं चुपचाप पड़ा रह के सामने वाले की मदद करूंगा गला घोट के। तुमने बताया फंदी का बाप चुपचाप पड़ा हुआ था और सामने वाले की मदद कर रहा था गला घोट के। हाँ? महोदय, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि फंदी का पिताजी, फंदी के बाप अपनी जान बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिला रहा। ऐसा लग रहा था जैसे इस हत्या में उसकी मौन सम्मति। महोदय, अब मैं बचाव की ओर से अगले गवाह में डॉक्टर ब्रह्मदेव को बुलाने की इजाजत। धन्यवाद। आपका शुभ नाम डॉक्टर ब्रह्मदेव है? जी हाँ। डॉक्टर साहब, जी आप फंदी को जानते हो? जी हाँ। कैसे? मैंने उसके बाप को इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाया। आपने शायद उनके पिताजी का इलाज भी किया? इलाज। ठीक है। तो फंदी के पिताजी को कौन सी बीमारी? कैंसर। कैंसर। जी हाँ। कैंसर था जी। फंदी ने अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया था? जी हाँ। कितने समय के लिए? कोई 3 महीने। 3 महीने के लिए। जी। तो ये जो 3 महीने थे, जी। फंदी अपने पिताजी को देखने आया करता था? जी हाँ, सुबह शाम रोज आया। सुबह शाम हो जाएगा जी। अच्छा, अब 3 महीने के बाद जी। फंदी अपने पिता को लेकर कहाँ गया? देखिए, मैंने उसे बम्बई ले जाने की सलाह दी। आपने शायद किसी डॉक्टर साहब का पता दिया था शायद। जी हाँ, मैंने डॉक्टर देवेंद्र नाथ का पता दिया। ये जो डॉक्टर देवेंद्र नाथ थे, जी। ये आमतौर पर कितनी फीस लेते हैं? 300 रुपये। 300 रुपये। जी।
अच्छा, बम्बई से लौटने के बाद आपने फंदी के पिता को देखा था? जी हाँ, मैंने देखा। उसकी हालत कैसी? उसकी हालत बहुत खराब। क्या एक बात बताइए, हाँ, वो कितने समय या कितने दिन वो जी सकता था? देखिए वो किसी भी दिन मर सकता। किसी भी दिन मर सकता? जी क्या वो बहुत तड़पता था? जी हाँ, बहुत तड़पता था, चीखता था, चिल्लाता था। कभी कभी दर्द से व्याकुल होकर मेरे पैर पकड़ लेता था और मुझसे कहता था कि मैं मरना चाहता हूँ, खिलाड़ी से मेरे 2 टुकड़े कर दो, मुझे मार दीजिए डॉक्टर साहब। इस तरह की बातें करता रहता। डॉक्टर साहब, क्या वो अक्सर इसी तरह की बात? जी हाँ, अक्सर ऐसे ही बातें। एक बात बताइए, जी कैंसर के मरीज को दर्द से छुटकारा दिलाने का विज्ञान के पास क्या इलाज है, क्या उपाय है? जी देखिए, मॉर्फिया का इंजेक्शन देकर उन्हें कुछ देर के लिए आराम पहुँचाया जा सकता आपने फंदी के पिताजी को मॉर्फिया के इंजेक्शन दिए, है। जी आप ये उन्होंने आपको बराबर फीस दी? बिल्कुल। वैसे आप एक बात बताइए, जी। ये मॉर्फिया के इंजेक्शन की कितनी फीस लेते हैं? 5। तो फंदी ने आपको बराबर फीस दी। जी आपसे अंत में मैं सिर्फ एक ही प्रश्न और पूछना चाहूँगा। जी यदि कानून कानून आपको इस बात की सुविधा दे कि आप फंदी के पिता को जहर देकर उसे दर्द से छुटकारा दिला सकते, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? देखिए, ऐसे रोगियों को हम उनकी रजामंदी की हालत में मृत्यु देने में कोई हर्ज नहीं मानते। आप क्या करें? चाहे तो और सरकारी वकील यदि गवाह से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नो ईयर आपके हिसाब में करा सकते हैं। महोदय, मैंने अदालत के सामने केवल 2 गवाह पेश किए। एक तो सरकारी गवाह नंबर 1 हसरत बंद करीमुल्ला और दूसरे बचाव की ओर से डॉक्टर ब्रह्मदेव। अब अदालत के सामने ये बात स्पष्ट है कि हसरत के पहले के बयान और अब के बयान में कितना अंतर है। इसी हसरत के बयान के आधार पर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की जा रही थी कि फंदी निहायती खराब, झगड़ालू और लफंगा किस्म का इंसान है। महोदय, यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा था कि फंदी की अपने पिता से नहीं बनती थी। उसने अपनी शराब के लिए अपनी औरत के गहने बेचे, अपने घर के बर्तन बेचे और तो और उसने अपने पिता को भी सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि उसके इलाज पर जो थोड़ा बहुत खर्च होता था उसकी भी वो शराब पी सके। तो ये थी नाटक फंदी की प्रस्तुति। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। अपने निर्देशक घनश्याम सोनी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और सभी पात्रों का परिचय करें। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। आप मैं पात्र परिचय कराता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बैक स्टेज में थे प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। आप भी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा फंदी का जिन्होंने किरदार निभाया था, संजय पटेल। वकील भगतराम की भूमिका में थे रोहित प्रजापति। वार्डन की भूमिका में थे प्रणीत जैन। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, पर फंदी की पत्नी का कैरेक्टर किया था केतन ने। नाउ यू कैन हाँ श्योर दिखा सकते हैं। और फंदी का बेटा की भूमिका की थी अनिकेत ने। थैंक यू सो मच अनिकेत। एंड कोई भी नाटक ऑफकोर्स जो बैक स्टेज में लोग होते हैं उनके बिना कभी भी पूर्ण नहीं होता है। सो उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और मंच पर थे, प्रकाश संचालन किया था मयंक खन्ना ने।
ये मेरे बैचमेट हैं और मैं सीरियसली स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ बिकॉज ये स्पेशल भोपाल से सिर्फ मेरे नाटक की लाइट डिज़ाइन के लिए आए हैं, तो थैंक्स। अभी एक्चुअली भूमिका यहाँ पे है नहीं, तो रूप सज्जा में थी भूमिका। थैंक यू सो मच भूमिका। मंच निर्माण किया था चेतन, केतन और अमन ने। वस्त्र विन्यास में थे चिराग और कार्यक्रम का संचालन किया था वरुण शुक्ला जी ने। यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई डोंट नो मेरे हाथ शिवरिंग कर रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। और मैं बेहद माफी चाहता हूँ इसके लिए कि कार्यक्रम का समय 7 बजे से था और काफ़ी लेट होते हुए वो 7:40 तक स्टार्ट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा पहला प्रयास था और मैंने अपना पहले प्रयास में डायरेक्टर का रोल निभाया था। तो अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस था और मैंने मैम से बोला था, सक्सेना मैम से, कि हम सो सॉरी, बट उन्होंने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। उस समय जितनी भी टेंशन में था मैं, थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला, उसके लिए थैंक यू। और मैं इस नाटक से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने शहर में आके इंटर्नशिप करूँ और प्ले तैयार करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। और इस नाटक से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रमवीर भैया जिन्होंने ये ब्लैक कर्टन हमें प्रदान किए, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष अतिथिगण जो अपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने धैर्यपूर्वक नाटक को देखा, और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला और इतने लंबे नाटक को इतने धैर्यपूर्वक देखा। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले नाटक में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।